फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूं मैं और इसमें कंप्यूटर के प्रकार आज हम कवर करेंगे। कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने कवर किया था कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर के पीढ़ियां, कंप्यूटर की जनरेशन मैंने कवर की थी। और अब कंप्यूटर के प्रकार कवर करने वाले हैं। इसमें कंप्यूटर के प्रकार बताऊंगा। तो आप देखिए, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर के टाइप्स जो होते हैं वो 3 आधार पर अलग अलग किए गए हैं। एक है आपका अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर। यदि हम कार्य के आधार पर देखते हैं, फंक्शन के आधार पर देखते हैं, तो हमको कंप्यूटर के टाइप दिखाई देंगे 3: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जब आकार के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर नजर आएंगे हमको माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। वैसे मैं वर्क स्टेशन को बाद में कवर करूंगा। आप यहाँ पे याद करो 4। फंक्शन के आधार पे, कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होंगे और आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि इस कमरे के अंदर बताइए कितने प्रकार के लोग बैठे हैं, तो कोई मुझसे कहता है कि सर 2 प्रकार के लोग बैठे हैं। कि कौन कौन से? एक लड़का और एक लड़की, मतलब मेल टाइप के और फीमेल टाइप के लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं किसी से बोलूं कि आप बताइए कि भाई कितने प्रकार के लोग स्टूडेंट बैठे हैं या ऑनलाइन हैं, तो किसी और ने बोला कि सर 3 प्रकार के हैं। एक तो वो लोग हैं जो जनरल में आते हैं, एक वो लोग हैं जो ओबीसी में आते हैं, और एक वो लोग हैं जो एससी में आते हैं। तो एक बंदे ने बोला 2 प्रकार के हैं, मेल और फीमेल, और एक ने बोला 3 प्रकार के हैं, जनरल, एससी, ओबीसी। तो उन्हीं लोगों को जब देखा गया कैटेगरी वाइज तो 3 टाइप का बोला गया, और जब देखा गया जेंडर वाइज तो 2 टाइप का बोला गया। उसी प्रकार से कंप्यूटर वही रहेंगे, आदमी वही थे, स्टूडेंट वही थे, लेकिन अलग अलग टाइप से देखा तो अलग अलग टाइप के लोग निकल के आ गए। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर वही रहेंगे, लेकिन जब बात करेंगे अनुप्रयोग कार्य के आधार पर तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होंगे और आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होंगे। देखते हैं आगे। ये वेबसाइट है हमारी itworldinstitute.co.in। इस पे जाकर आप और डिटेल बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, वो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर के प्रकार बताइए, या कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर को 5 प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन हमने यहाँ कंप्यूटर को सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा है। तो 5 प्रकार के कंप्यूटर क्यों बोले गए हैं? क्योंकि वर्क स्टेशन को कंप्यूटर में काउंट किया इसलिए, जबकि मैं इसे बाद में कराऊंगा आपको। तो आप 4 प्रकार के कर लीजिए, इसे हटा करके 4 कर लो। 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और यहाँ हमने 3 श्रेणी में बांटा है, 3 क्लासीफाई किया है। इसका क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप्स में किया है। तो पहला टाइप मैंने बताया है अनुप्रयोग, यानी कि फंक्शन या कार्य। कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर एनालॉग
डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिग्नल भी 2 हैं, एनालॉग और डिजिटल। और ये कंप्यूटर वो होता है जो दोनों सिग्नल समझता है, इसलिए सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर भी 3 टाइप के होंगे और कार्य के आधार पर कंप्यूटर भी 3 प्रकार के होंगे। आगे दिया है आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर आप देखिए, पहला है माइक्रो, वर्क स्टेशन को छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर बात करें, आकार यानी कि साइज, तो कंप्यूटर होंगे 4 प्रकार के। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर बताए गए हैं। यहाँ पे 3 टाइप बताए हैं मैंने, 3 श्रेणी। पहली श्रेणी बताई है कार्य के आधार पर, दूसरी आकार के आधार पर और तीसरी उद्देश्य के आधार पर। रखा उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, जनरल उद्देश्य मतलब सामान्य उद्देश्य, और स्पेशल उद्देश्य मतलब विशेष काम वाले या विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। ये तो नाम हो गए। इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर क्या है। तो अनुप्रयोग यानी कि फंक्शंस के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, कार्य के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मीटर लगा हुआ है, ये जो मीटर लगा हुआ है बाइक में आपने देखा होगा, कार में देखा होगा, सुई चलती है इसमें, टायर में हवा नापते हैं, सुई उठ जाती है। गाड़ी चलती है स्पीड में तो गाड़ी की स्पीड की सुई उठ जाती है। तो वो जो मीटर है वो एनालॉग कंप्यूटर है, उसे आप आम भाषा में मीटर बोलते हैं। तो मीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं का माप लिया जाता है, मापा जाता है, जैसे कि तापमान, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि को नापते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। गाड़ी के टायर की हवा आप नापते हैं कि बार बार पे? नहीं नापते। टेम्परेचर, बुखार आप नापते हैं कि बार बार पे? नहीं नापते। तो इसका इस्तेमाल नॉर्मली घर में नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल कोई विशेष इंसान जो होगा, इंजीनियर वगैरह, वही करते हैं। घर में ऑफिस के कार्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिग्नल में दिए जाते हैं। जी हाँ, इसके अंदर जो इनपुट दिया जाता है वो एनालॉग सिग्नल में होता है, ना कि डिजिटल में। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते। आप अपने गाड़ी के आगे के पहिया को घुमाना, तो आपके जो कांटा होता है, स्पीड वाला कांटा, जैसे ही पहिया घुमाएंगे तो कांटा ऑटोमेटिक उड़ जाता है, जबकि इसमें तो लाइट नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल से काम कर रहा है। एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट को भी दिखाता है और ये सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं करता। आप नहीं बता सकते कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चली थी मीटर में देख करके। आपको याद होगा लेकिन मीटर को याद नहीं होगा। तो एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को सेव नहीं कर पाते। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होती, मतलब ये है कि इसमें पहले वाले डाटा को अपन स्टोर नहीं कर सकते, बाद में देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए थर्मामीटर जो होता है डॉक्टर के पास, उससे हम पता कर सकते हैं कितना बुखार है, कितना टेम्परेचर है, तापमान क्या है। लेकिन हमें ये चेक करना हो कि भाई इससे पहले मैंने मरीज चेक किया था, उस पर कितना टेम्परेचर था, तो हम मरीज के टेम्परेचर को चेक नहीं कर पाएंगे। मतलब पुराना टेम्परेचर जो किया था उसे पता नहीं कर पाएंगे। हम नया टेम्परेचर मालूम कर लेंगे लेकिन पुराने टेम्परेचर को पता नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर डाटा को सेव नहीं किया जाता। क्लियर है यहां तक? थर्मामीटर पहले वाले तापमान को स्टोर करके नहीं रखता, इसलिए थर्मामीटर क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसके साथ ही ये आप 2 तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 तस्वीर जो दिख रही है आपको, एक स्टेबलाइजर जहां लग रहा है और एक कार की मीटर जहां लग रहा है। तो यहाँ पर जो सुई बनी हुई है, ये मीटर लगा हुआ है, वो आपका एनालॉग
कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनके द्वारा नंबर्स की गणना की जाती है। इन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो डाटा दिया जाता है वो बाइनरी कोड में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को बोलते हैं डिजिटल फॉर्म। तो इसका डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है और डिजिटल कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकते हैं, यानी कि इसे सिर्फ 0 1 को समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। और इस कंप्यूटर में आप किसी प्रकार का इनपुट देंगे तो वह कंपाइलर के द्वारा प्रोसेस होता है। पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसका आउटपुट मशीनी लैंग्वेज में वापस हमको भेज देता है और फिर से प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा हमारी भाषा में और हमको दिखा देगा, शो कर देगा। इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से सभी जगह पे होता है, घर में, ऑफिस में, रेलवे ट्रैक पे, सब जगह पे। कि आप जो घड़ी पहने हैं, मोबाइल जो पकड़े हैं, वो सब कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, ये सब कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके स्मार्टफोन वगैरह सारे के सारे कंप्यूटर आपके कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कई बार एग्जाम में आता है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने वर्क स्टेशन को नहीं रखा है, इसलिए कह रहा था कि मैं वर्क स्टेशन को बाद में कराऊंगा, यहाँ पे आप इसको ध्यान ना दें। इसके आगे जो दिया हुआ है वो कुछ फोटो दिए हैं, कुछ तस्वीर दी हुई है आपके लिए कंप्यूटर्स की। आपने इस प्रकार की वॉच देखी होंगी, घड़ी देखी होंगी और आपने डॉक्टर के पास इस प्रकार का थर्मामीटर भी देखा होगा, जिसको बोलते हैं अपन डिजिटल थर्मामीटर। आजकल मोटर बाइक, कार में भी जो मीटर आते हैं वैसे आते हैं, डिजिटल थर्मामीटर वाले ऑप्शन आते हैं। इसके आगे जो दिया हुआ है वो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम कर लेते हैं उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करते हैं उन्हें हम हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का काम करने में सक्षम होते हैं, याद रखिएगा, जो कंप्यूटर दोनों काम कर लेते हैं उन्हें अपन हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड माने क्या होता है? सर्वगुण संपन्न। तो वे कंप्यूटर जिनके अंदर सारे गुण होंगे उन्हें बोला जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब है कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण होता है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको एनालॉग कंप्यूटर नहीं कर सकता और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको डिजिटल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। तब दोनों कंप्यूटर मिला करके हम एक साथ एक कंप्यूटर बना देते हैं, जैसे कि हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर चेक करना। हाइब्रिड कंप्यूटर की कार्य क्षमता एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की जैसी होती है, यानी कि हाइब्रिड से हम दोनों काम कर सकते हैं। इससे एनालॉग का काम भी कर सकते हैं और हाइब्रिड का काम भी कर सकते हैं, डिजिटल का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि जो काम एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर नहीं कर सकते वो काम हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है। एनालॉग कंप्यूटर केवल भौतिक मात्रा जैसे कि तापमान, दाब, ऊंचाई तथा लंबाई आदि का ज्ञान कराता है और एनालॉग कंप्यूटर इनपुट तरंग, धड़कन, तरल है ना, आपकी हार्टबीट कितनी है, वो सब चेक करने का काम करता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 0 1 के रूप में
डाटा लेता है और आपको अंकों के रूप में आउटपुट दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको रिजल्ट अंकों में चाहिए, किसी व्यक्ति की हार्टबीट कितनी है हमें अंकों में देखना है, तो वह एनालॉग कंप्यूटर नहीं बता पाएगा। डॉक्टर कान में लगाता है, आपकी धड़कन चेक करता है, तो उसके द्वारा अपन अंकों में आपकी दिल की धड़कन को नहीं देख पाएंगे। तब ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जो एनालॉग का काम करे और आपको आउटपुट अंकों में दिखाए, यानी कि दोनों काम करे। उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर हाईकॉम 250 कंप्यूटर था, जिसे पैकर बेल ने 1961 में बनाया था। ये कुछ आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये डॉक्टर काम कर रहा है, ये आपका ऐसा कंप्यूटर जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। जो आप ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी आप ईसीजी वगैरह कराते हैं, ईसीजी या जो आप एमआरआई वगैरह कराते हैं, वो सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप ये चित्र को देख के समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग वो होते हैं जो तापमान, प्रेशर आदि का ज्ञात कराते हैं और एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं, अंकों में आउटपुट नहीं दिखाते। और डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो अंकों में आउटपुट दिखाते हैं और दोनों का काम करेगा, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये तो हो गए कार्य के आधार पर। अब आते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया 4। शुरू में स्क्रीन में बताए थे 5, वहां पर मैंने वर्केशन को हटवा दिया है, तो 4 होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं। तो यही है बताने वाला हूं मैं अब, क्योंकि अंकों में काम करते हैं ये। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जिसके बारे में कल बताया था। माइक्रो प्रोसेसर 4वीं पीढ़ी में बताया था, वही है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे से आकार का कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो चिप लगी होती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, सीपीयू के रूप में लगा होता है। सीपीयू भी बोलते हैं उसको अपन, सीपीयू। मैंने कल फोटो दिखाया था उसका, माइक्रो प्रोसेसर का। जिसने नहीं देखा वो कल की वीडियो देखे, ठीक है। कल की क्लास ले सकता है और देख सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस होता है जो स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी से बाइनरी डाटा को पढ़ता है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हम जो कुछ भी टाइप करते हैं मेमोरी में सेव होता है, और उस मेमोरी से डाटा को पढ़ने का काम करता है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। और उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, काम करता है, और फिर हमको उसका रिजल्ट भी देता है। कौन करता है ये सारे काम? कंप्यूटर के अंदर माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर ये सारे काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर को एक सिंगल व्यक्ति बड़ी आसानी से चला सकता है। आपका मोबाइल फोन आप चला रहे हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया ताकि इसे कोई भी इंडिविजुअल चला सके। क्योंकि जब माइक्रो कंप्यूटर नहीं था तब इनको चला पाना बहुत, एक कंप्यूटर बनता था, मैंने बताया था हिस्ट्री में। इसके अलावा मैंने जनरेशन में बताया था, पहली पीढ़ी में जनरेशन बड़े कंप्यूटर होते थे और एक कंप्यूटर में कई सारे व्यक्ति काम करते थे। अब लोग इंडिविजुअल काम करें, अलग अलग कंप्यूटर पर काम करें, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर बनाए गए। तो इंडिविजुअल बनाया गया और ये एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। आमतौर पर आज के दौर में माइक्रो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग उतना नहीं होता। आज के जमाने में हम माइक्रो कंप्यूटर नहीं बोलते। आप अपने मोबाइल को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो क्या? आप लैपटॉप को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो क्या? किसी डेस्कटॉप को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो क्या? नहीं बोलते। आज के समय में इतना ज्यादा हम माइक्रो कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जितना कि 17 और 80 के समय पर होता था। अब हम माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पर्सनल पीसी कहते हैं। मेरा पीसी कहाँ है? मेरे पीसी पे कौन बैठा है? मेरा लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप बोलते हैं, है ना। माइक्रो कंप्यूटर को अब डेस्कटॉप या पीसी भी कहते हैं। आप बाजार में जाते हो तो क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पीसी चाहिए। तो कंप्यूटर टर्मिनल कॉर्पोरेशन सीटीसी के द्वारा बनाए गए डाटा पॉइंट 220 को पहला माइक्रो कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कौन सा है?
डाटा पॉइंट 220, ठीक है। हालांकि इसके बाद बनाया गया था जो सक्सेसफुल हुआ, एक्चुअली में जो बाजार में सक्सेस हुआ वो था एल्टेयर 880, जो मैंने कल बताया था आपको, MITS कंपनी ने बनाया था, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का जो माइक्रो कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, टाइप बताए हैं, एग्जाम्पल उसके प्रकार। तो देखिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, टैबलेट, वर्क स्टेशन, इसलिए मैंने बताया था ये। तो वर्क स्टेशन ही होता है माइक्रो कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, PDA, सर्वर, मिनी टावर, माइक्रो कंप्यूटर, फुल टावर माइक्रो कंप्यूटर। तो कुछ नाम मैंने बताए हैं जो आप अक्सर बोलते हैं, जिसमें से नाम, कई नामों को आप जानते हैं पहले से, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह आप पहले से जानते हैं। दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, डेस्कटॉप PC ऐसा होता है, लैपटॉप ऐसा होता है, नोटबुक उससे थोड़ा छोटा होता है। ये हाइब्रिड नहीं, ये भी लैपटॉप है, लेकिन ये अपन टैबलेट अलग बना लेते हैं और ये कीबोर्ड उसका अलग कर लेते हैं, तो इसको अपन हाइब्रिड PC कह सकते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड PC में काम नहीं करेगा, टैबलेट और ये स्मार्टफोन। इसके बाद बारी आती है मिनी कंप्यूटर की। सबसे छोटे कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। लोग गलती कर देते हैं, मिनी को छोटा बोल देते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा है। मिनी कंप्यूटर जब बनाया था तो उस समय वो छोटा था, इसलिए नाम दिया मिनी, लेकिन मिनी के बाद और छोटा कंप्यूटर बन गया जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा। जिस क्रम में पढ़ा रहा हूं उसी क्रम में याद करना है आपको, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, या तो उल्टा बोलो। सुपर कंप्यूटर बड़ा था, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, उससे छोटा माइक्रो, या उल्टा बोलेंगे, पहले छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है। ये कंप्यूटर छोटी जगह पर, जैसे कि व्यापार में छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं, मध्यम वर्ग के बिजनेस होते हैं, वहां पर कंप्यूटर सेंटर में आधी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो डाटा बेस मैनेजमेंट में, फाइल हैंडलिंग में और बिजनेस ट्रांजेक्शन में किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि किसी कंपनी के अंदर जो बिजनेस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका डाटाबेस मैनेजमेंट करना, बायोमेट्रिक्स हैंडल करना, ऐसे काम मिनी कंप्यूटर करता है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, मिड रेंज सर्वर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर सर्वर नहीं होता, लेकिन मिनी कंप्यूटर एक सर्वर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो मिड रेंज सर्वर होता है सस्ता सर्वर होता है और ये नेटवर्क का एक भाग माना जाता है। मिनी कंप्यूटर की हिस्ट्री बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DEC कंपनी ने अपना सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था और वो सन 1960 में जारी किया। इस मिनी कंप्यूटर की कीमत आप देखिए कितनी है, 1,25,000 से 2,50,000 US डॉलर, यानी कि 1,25,000 से 1,25,000 से लेकर के 2,500 तक डॉलर की इसकी कीमत थी उस जमाने में, 1960 में। तो सोचिए आज कितनी होगी, कितना महंगा कंप्यूटर होगा। और ये कंप्यूटर दुनिया में आते ही काफी फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने का सबसे सस्ता कंप्यूटर था ये। मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट बेंजामिन कर्ले ने किया और DEC कंपनी ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम PDP-1 रखा गया। तो दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP को ही माना जाता है और ये एक स्मॉल इंटरेक्टिव कंप्यूटर था। PDP-1 या PDP फर्स्ट मिनी कंप्यूटर लगभग 1,20,000 डॉलर में सेल किया गया था और उस जमाने के सस्ते कंप्यूटर में इसका नाम आता है, जो कि उस समय का सबसे सस्ता कंप्यूटर था। सोचिए, 1,20,000 डॉलर, सबसे सस्ता कंप्यूटर उस समय था। PDP फर्स्ट एक 18 बिट मशीन थी। 18 बिट मतलब आज आप देखते हैं 64 बिट का कंप्यूटर आता है, प्रोसेसर आता है, और वो उस समय 18 बिट का डाटा ट्रांसफर करता था। इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, जिसको बेंजामिन कर्ले ने बनाया था। वैसे इसमें इससे पहले भी IBM कंपनी ने 1940 में एक मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया था और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन और सर्विस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।
इसके परफॉर्मेंस और वर्किंग कैपेसिटी मेंटेनेंस कंप्यूटर के समान होती, मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान होती है। हालांकि मिनी कंप्यूटर बनाया था IBM ने पहले, लेकिन वो काफी बड़ा और पावरफुल था। बाद में छोटा कंप्यूटर बनाया गया, तो उसको हम PDP-1 बोलते हैं, जो कि बेंजामिन कर्ले ने बनाया है पहली बार। तो पूछा जाता है कि दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन है? PDP फर्स्ट दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर है। दिखने में कुछ ऐसा होता है, जो आप घर में अपने AC देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, और ये अपना नेट लगाने के लिए एक सर्वर देखते हैं इस टाइप का, वो भी छोटा सा सर्वर बनाया जाता है। वो भी एक प्रकार का देखा जाए तो वो मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देखिए, ये फोटो लगे हुए हैं, बड़े बड़े अलमारी जैसे लग रहे हैं, दिखने में काफी बड़े बड़े हैं। तो ये सारे काम वही करते हैं जो मिनी कंप्यूटर करता है, लेकिन एक बड़े लेवल पर। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर के द्वारा हम लगभग 100 से 200 व्यक्तियों के द्वारा 200 व्यक्तियों का काम कर सकते हैं, वही काम 500 व्यक्तियों का काम करना है, 1000 व्यक्तियों का काम करना है, तो हम 2 या 3 मिनी कंप्यूटर ना लगाएं, एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा लें। यदि आपके पास काम कम है तो आप ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, कम पैसे खर्च करो और मिनी कंप्यूटर ले आओ, उससे काम कर लो। लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा है तो आप अलग अलग मिनी कंप्यूटर मत खरीदो, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद लो। तो वो यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जो काम मेन फ्रेम करता है वो सारे काम जो काम मिनी कंप्यूटर करता है वो सारे काम मेन फ्रेम भी कर सकता है। तो ये कंप्यूटर आकार में और बड़ा होता है, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, और इसका प्रयोग बड़ी कंपनी में, मिनी कंप्यूटर का छोटी कंपनी में और इसका बड़ी कंपनी में, सरकारी विभाग में, बैंक में, रेलवे में आदि जगह किया जाता है। ये 1 सेकंड में 1 करोड़ निर्देश को प्रोसेस कर सकता है। यह 24 घंटे काम कर सकता है और इस पर एक साथ सैकड़ों यूजर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मेन फ्रेम पे आपको 1000 व्यक्ति काम करना है तो इस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ऑर्डर देते हैं अमेजोन पे, तो कितने व्यक्ति एक बार में ऑर्डर देते हैं, कितने लोग एक साथ ऑर्डर देते हैं, सारे लोगों को मैनेज करता है ये कंप्यूटर। सबसे ऑर्डर लेना, डिलीवरी डेट देना, उनका पेमेंट लेना, उनको आइटम प्रोवाइड कराना, उनके आइटम की क्वांटिटी बताना, कितना स्टॉक बचा है, कितना नहीं बचा है, सारी चीजें काम करने का काम करता है एक अकेला कंप्यूटर। इतने सारे लोगों के ऑर्डर को कोई आदमी मैनेज नहीं कर सकता, कंप्यूटर करता है। तो ये 24 घंटे काम कर सकता है। इस पर एक साथ सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। इसमें कई माइक्रो कंप्यूटर लगे होते हैं। ध्यान रखना, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर लगाए जाते हैं और लगा करके इससे काम किया जाता है, इसलिए इसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है और इसकी कीमत भी कई गुना ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग भुगतान का ब्यौरा, बिलों का ब्यौरा, खरीदारी करने में आदि में किया जाता है। जैसे कि आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बिल मिलेगा, आपका पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट आपका डन करना, फेल करना, ऐसे सारे काम जो करता है वो यही कंप्यूटर करता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। सामान्य रूप से हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वह एक सामान्य प्रकार का कंप्यूटर होता है। हम जो टाइपिंग करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल चलाते हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर है जिस पे आप मनोरंजन, कॉलिंग वॉलिंग करने का काम, टाइपिंग करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य काम के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर को, जबकि एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा एक्यूरेट काम करने के लिए करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एकदम सटीक जानकारी और सही जानकारी देगा और सबसे ज्यादा तेज काम करता है। सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। एक सामान्य कंप्यूटर की सहायता से आप वैज्ञानिक शोध, अन्य बड़े बड़े संगठन जैसे काम तेजी से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरी दुनिया की जनगणना करनी है, आप एकदम से नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है कि जमीन के अंदर कहाँ पर पानी है, कहाँ पर खनिज तेल है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पर डीजल है, वो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भूकंप कब आने वाला है, कब ओले बरसेंगे, ये आप नहीं पता कर सकते, लेकिन सुपर कंप्यूटर बता देगा, भविष्यवाणी कर देगा कि ओले गिरेंगे, बारिश होगी, क्या होगा। तो एवं ये कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, जबकि आप सुपर कंप्यूटर में बड़े बड़े काम को, मल्टीटास्किंग काम, एक से अधिक काम अकेला कर सकता है ये, और बहुत तेज गति से काम कर सकता है, शुद्धता पूर्वक तरीके से काम कर सकता है। एक सुपर कंप्यूटर पैरेलल और गेट प्रोसेसिंग के माध्यम से, ग्रेड प्रोसेसिंग के माध्यम से सिद्धांत पर काम करता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग से काम करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में कई सारे CPU एक साथ काम करते हैं। तो एक सुपर कंप्यूटर में कई सारे CPU
एक साथ काम करते हैं, और जब हम सुपर कंप्यूटर में किसी प्रकार की कमांड देते हैं तो वह उसका स्कोर करने के लिए सभी सीपीयू को उसका काम बांट दिया जाता है, और किसी एक काम को जब बहुत सारे सीपीयू करेंगे तो जाहिर सी बात है काम जल्दी होगा। किसी दीवार को एक मिस्त्री चुन रहा है, वहीं पर 4 मिस्त्री आकर चुनेंगे तो काम जल्दी होगा ना। उसी प्रकार से सुपर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर लगे होते हैं, और जब उसमें कोई काम दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है, तो वो काम सारे सीपीयू एक साथ मिलकर करते हैं, तो वो काम बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हो जाता है। इसके साथ ही इसी वजह से वो काम बहुत तेजी से करता है और सही तरीके से करता है। सुपर कंप्यूटर एक साधारण कंप्यूटर के मुकाबले आकार में बहुत बड़ा होता है, और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आमतौर पर बड़ी बड़ी संगठन में, सबसे बड़ी संस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य रूप से कंप्यूटर तेजी से काम करते हैं एवं शुद्ध तरीके से काम करते हैं कंप्यूटर, और विशेषता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का रूप और ये विशेष रूप से जो तरीका है वो सुपर कंप्यूटर का रूप प्रदान करती है, यानी कि अपन बहुत सारे कंप्यूटर जब लगाते हैं, उन्हें चलाते हैं मिला करके एक साथ में, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और इसकी स्पीड अकल्पनीय होती है, इसकी स्पीड का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसकी वजह यह है कि उसमें मान लीजिए एक अंदाजा चलो उसके अंदर 100 सीपीयू लगे हैं और 100 सीपीयू काम कर रहे हैं एक साथ। उसकी स्पीड मान लीजिए कितनी आ रही है, आपने मान लिया कि 5000 kbps उसकी स्पीड आ रही है, और आपने इंस्ट्रक्शन पर सेकंड उसकी स्पीड आ रही है, और आपने क्या किया, उसमें एक सीपीयू और लगा दिया, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर आप उसकी स्पीड नापेंगे तो एक सीपीयू और लगा दो तो और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी जो स्पीड होती है वो अकल्पनीय होती है, क्योंकि वो सीपीयू पर डिपेंड करती है, जितने सीपीयू लगे हैं उस पर डिपेंड करती है इसकी स्पीड। तो ये अकल्पनीय इसकी स्पीड मानी जाती है। इसके एग्जाम्पल आप सुपर कंप्यूटर का फोटो आप देख सकते हैं। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर, ये लगा हुआ है, ऐसे होते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। रोबोट जो आप देखा है, रोबोट भी सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के टाइप, तो मैंने 2 टाइप करा दिए आपको। एक कार्य के आधार पर बताया मैंने, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दूसरा बताया मैंने कार्य के आधार के बाद साइज के आधार पर, तो साइज में सबसे छोटे होते हैं माइक्रो, उससे बड़े मिनी कंप्यूटर, उससे बड़े मेन फ्रेम, और सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं। जितने अच्छे कंप्यूटर होते जाएंगे उतने ही महंगे होते चले जाएंगे, और स्पीड वगैरह उनकी बढ़ती जाएगी। उद्देश्य के आधार पर आते हैं, तो इंसान के पास सिर्फ 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो नॉर्मल सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशेष उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब हो गया वे कंप्यूटर होते हैं जो मनोरंजन, गेम, टाइपिंग करना, ऐसी चीजें हमारे साथ करते हैं। जो आपका मोबाइल फोन है, इसमें आप गेम करना, गेम खेलना, टाइपिंग करना, गाने सुनना, मनोरंजन, लेटर बनाना, ऐसे काम कर सकते हैं। उसको हम जनरल उद्देश्य के कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर वे होते हैं जो विशेष काम करते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी करना, तापमान नापना, प्रेशर नापना, मौसम की जानकारी, ऐसी जो कंप्यूटर बताते हैं इन चीज़ों को, वो कंप्यूटर कहलाते हैं आपके विशेष कंप्यूटर कहलाते हैं। विशेष कार्य के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पे 2 टाइप के कंप्यूटर हो गए, जनरल उद्देश्य वाले जो माइक्रो कंप्यूटर हो गया आपका, माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं उसके ऊपर, जो जनरल उद्देश्य के लिए होता है। और विशेष उद्देश्य का मतलब हो गया जो विशेष काम करते हैं, जैसे कि आपका माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये तीनों कंप्यूटर आपके जो आएंगे वो विशेष उद्देश्य में आ जाएंगे, और वहीं पे आपका माइक्रो कंप्यूटर जो आएगा वो आपका जनरल उद्देश्य के कंप्यूटर में आ जाएगा। शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं आपको वर्क स्टेशन बताऊंगा आखिरी में जाकर के ये क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअल में जो वर्क स्टेशन है वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। माइक्रो कंप्यूटर अकेला जब अपन इस्तेमाल करते हैं किसी काम के लिए, तो उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और जब हम एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करके उस पर काम करते हैं, जब 2-3 लोग उसमें काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको अपन वर्क स्टेशन कहने लगते हैं, जिस पर अपन एक साथ काम करने लग जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने कई बार पार्क वगैरह में, गार्डन वगैरह में, शादी के गार्डन वगैरह में एक एलसीडी देखी होगी, बहुत बड़ी एलसीडी, जो कि एक्चुअल में लगती आपको है कि वो एक एलसीडी है, पर वो एक डिस्प्ले नहीं होती है, एक एलसीडी नहीं होती है, वो बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। तो वो एक
टुकड़ा जो होता है छोटा सा, उस पर भी आप पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। लेकिन जब बाद में उन्हें जुड़ के बनाते हैं, पूरी एक LCD बनाते हैं, तो वो पूरा पूरा चित्र एक बड़ी स्क्रीन के रूप में दिखाई देता है आपको। तो बड़ी सी स्क्रीन जब बनती है उन्हें जोड़ जोड़ करके, तो उसे अपन वर्क स्टेशन कह सकते हैं, वैसा ही वो काम करेगा। तो वर्क स्टेशन PC एक कंप्यूटर है जिसे पेशेवर कार्यों में पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये PC ही होता है, वो एक डेस्कटॉप PC ही है जिसको विशेष काम को करने के लिए बनाया गया है। मानक कंप्यूटर के विपरीत वर्क स्टेशन में आमतौर पर विशेष घटक होते हैं जिन्हें भारी कम्युनिकेशन या ग्राफिकल कार्य को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें कुछ विशेष हार्डवेयर, विशेष सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्क स्टेशन एक उच्च प्रदर्शन वाला, यानी इसमें अपन बहुत अच्छी स्पीड से पावरफुल काम कर सकते हैं, तो उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर सिस्टम होता है जो मूल रूप से सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि सिंगल व्यक्ति इस पर काम करेगा, लेकिन एक से अधिक कामों को बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, या सिंगल काम को करने के लिए इसे बनाया गया है। और इसमें उन्नत ग्राफिक्स, बड़ी भंडार क्षमता और शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है या PC की तरह ही होता है, लेकिन उसकी तुलना में अधिक सक्षम होता है। लेकिन एक मिड रेंज कंप्यूटर भी इसे कह सकते हैं अपन। और मिड रेंज कंप्यूटर जो कि परिधि PC या वर्क स्टेशन के एक बड़े नेटवर्क को प्रतिबंधित करता है और अपार डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट करने का काम भी कर सकता है तो ये PC ही, लेकिन ये विशेष काम कर सकता है और इससे अपन बड़े भंडार का काम कर सकते हैं, स्पीड में काम कर सकते हैं। एक प्रकार से ये मिनी कंप्यूटर जैसा भी काम करता है। और इसमें से कम ये उन्नत है, यानी कि कम से कम इतना उन्नत है कि अपन इसको एक वर्क स्टेशन को एक मिनी कंप्यूटर बराबर से मान सकते हैं। वर्क स्टेशन शब्द को कभी कभी डम्ब टर्मिनल भी कहते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या कहते हैं? कभी कभी डम्बल नहीं है, डम्ब टर्मिनल है। तो कभी कभी इसको हम डम्ब टर्मिनल भी कहते हैं, यानी कि बिना किसी संस्करण क्षमता के जो जोड़ा गया है या बिना किसी टर्मिनल के जोड़ा जाता है, उसे अपन कहते हैं वर्क स्टेशन या डम्ब टर्मिनल, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ये काम इसमें भी हो रहा है, ये काम इसमें भी हो रहा है, दोनों को जोड़ करके उसने एक कंप्यूटर बना दिया है। तो ये क्या है आपका? ये आपका वर्क स्टेशन हो गया। कई प्रकार के गेम भी ऐसे आते हैं। तो वर्क स्टेशन कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। और माइक्रो कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार से अलग अलग से कनेक्ट करके, स्पेशल डिवाइस को लगा करके, जोड़ करके हम उसमें एक डिस्प्ले बना लेते हैं, एक चीज़ बना लेते हैं और ये काम सिंगल काम को अंजाम देते हैं, उसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने जो पढ़ाया उसे आप घर पे रिवीजन कीजिए, पढ़िए। इसके बारे में क्वेश्चंस मैं आपसे कल पूछूंगा। जिन्होंने क्लास ले ली है अच्छी बात है, घर पे पढ़िए आगे जा करके, और जिन्होंने नहीं ली है वो इसकी वीडियोस को, क्लास को, लेक्चर को बाद में जरूर देखें, ठीक है। और मैं कल इसके बारे में पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, और इसके आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पढ़िए, लिखिए, बनिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।